a very warm welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's newspaper based current affair question. सबसे पहली न्यूज आपको यहाँ पे G7 समिट के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंडिया को अमंग 12 अदर कंट्रीज एज एन आउटरीच मेंबर इनवाइट किया गया है टू अटेंड दी G7 समिट। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे G7 रिगार्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेते हैं G7 के बारे में हल्का सा। G7 मेंबर्स, राइट, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो G7 मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन G7 के मेंबर्स हैं। अगर मेंबर्स से भी पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहें तो दैट विल बी 1975 में G7 वाज फॉर्म्ड एज G6। 1975 में पहले G6 वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज टू डिस्कस अपॉन द इश्यूज लाइक सिक्योरिटी, एनर्जी, इकोनॉमी, इन सब के बारे में बात करने के लिए, इन सब मुद्दों के बारे में बात करने के लिए ये एक इनफॉर्मल फोरम बनाया गया था इन द नेम ऑफ G6। मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज, G फॉर ग्रुप एंड 6, ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज। फिर यहाँ पे 1976 में it became G7 with addition of Canada as a member। यहाँ पे 1976 में कनाडा ने भी अपने आप को एक मेंबर बना लिया था G7 में और इसको G6 में, और इसका नाम बदल गया G7। Then later on 1998 में रशिया ऑल्सो ज्वाइंड इट एज अ मेंबर एंड दस G6 से G7 बनते बनते ये बन गया G8। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर से ये G7 बन गया 2014 में। 2014 में अगेन G8 became G7 because Russia was ejected from the G8 group and it became G7। रशिया ने जैसे ही क्रीमिया को एनेक्स किया उसको हटा दिया गया ग्रुप से एंड नाउ फाइनली इट इज G7 और अभी तक ये G7 ही चलता आ रहा है। नाउ वी विल सी हु आर द मेंबर्स, राइट। सबसे पहले अगर हम यहाँ से चलें तो कनाडा, देन USA, देन यूनाइटेड किंगडम, देन फ्रांस, देन जर्मनी, देन इटली एंड जापान। These are the members of G7। बहुत सारे बच्चों को ट्रिक भी आती होंगी, लेकिन जिसको नहीं आती है प्लीज टेक योर पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन। जो इसकी ट्रिक है वो हम ऐसे याद करेंगे, जूस विद गर्लफ्रेंड। जो भी कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं हम उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा एंड E फॉर इंग्लैंड। देखो यहाँ पे लेकिन आपको सिर्फ इंग्लैंड नहीं याद करना है क्योंकि यूके क्या है? ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए हम E को इंग्लैंड बोल सकते हैं और इंग्लैंड से हम यूके याद रख सकते हैं। इसके बाद है G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। This will be the trick, juice with girlfriend, right? It will be easier for you because it has been in news। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है because अभी सरकार बनी है, अभी मोदी ने swear in किया ही है as a prime minister and he is going to attend the G7 summit, right? As an outreach member। तो यहाँ से हमें एक और बात क्या पता चलती है कि G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन डिफरेंट जो कंट्रीज है, होस्ट कंट्री है, वो डिफरेंट नेशंस को इन्वाइट करता है टू अटेंड द मीटिंग्स। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया बायलैटरल मीटिंग करते हैं, राइट। तो यहां पे आपने देखा है दैट जूस विद गर्लफ्रेंड विल बी गिविंग यू G7 मेंबर्स। अब क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे उसमें जिक्र आएगा G20 का भी। तो G20 क्या है? आपका ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो यहाँ पे आपको जब G20 डिस्कस करना है तो उससे पहले 1999 में G20 वाज फॉर्म्ड एज अ ग्रुप एंड देन 2008 में इसने एज अ समिट लेवल पे ये पहुंच गया था फोरम। उसके बाद से रेगुलरली इसकी समिट होती जा रही है, राइट। अब G20 के अगर हमें नेशंस याद करने हैं तो उसके लिए भी हमें कोई ट्रिक चाहिए होगी, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं फिर कहूंगी कि पता होंगी ऑलरेडी ट्रिक, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये ट्रिक्स नहीं पता है, वो वैसे ही याद करते हैं, लाइक। तो यहाँ पे ट्रिक से क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए कंट्रीज के नाम याद रखना, क्योंकि जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो पता नहीं होता है कि कौन सी कंट्री हमारे दिमाग से स्किप हो जाए, ठीक है। व्हाई आर वी डिस्कसिंग? बिकॉज UPSC हैज ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट G20। मेंबर्स ऑफ G20 के बारे में UPSC ने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो दोबारा से किसी और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पूछने में उसको हर्ज नहीं होगा। सो दैट इज वाई कोई भी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में देख रहे हैं तो उसके मेंबर्स को जरूर याद कर लें, राइट। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को डिस्कस किया है। प्लीज गो एंड सी दोज वीडियोज इफ यू हैव नॉट सीन, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द G20 इकोनॉमीज। अभी इसमें बहुत सारे आई आएंगे, तो अगर इधर उधर हो जाए तो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा गुरुजी, सीता,
अब SSC FCI में जॉब करती है। ये नहीं ध्यान देना है, बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टार्ट करते हैं शुरू से। अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज दी G20 मैप। G20 मेंबर्स ये हैं आपके कंट्रीज ऑफ G20, राइट। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सारे आपके क्या हैं, G20 के मेंबर्स। लेकिन हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, G फॉर जर्मनी, U फॉर USA, R फॉर रशिया, देन U फॉर आपका हो जाएगा UK, देन J फॉर आपका जापान, I फॉर इटली, देन S फॉर साउथ अफ्रीका, देन I फॉर इंडिया, T फॉर टर्की एंड A फॉर ऑस्ट्रेलिया, देन A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राजील। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। कॉन्टिनेंट वाइज भी याद कर सकते हैं या रैंडम भी याद कर सकते हैं। जब यहाँ पे 2 बार S आए तो आपको याद होना चाहिए कि 2 वर्ड से मिला होना चाहिए। तो एक S से हो जाएगा आपका सऊदी अरेबिया, एक S से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, राइट। तो यहाँ पे C फॉर आपका हो जाएगा, अगर हम कनाडा नहीं कर, हाँ कनाडा, राइट, देन F फॉर फ्रांस, देन C फॉर चाइना, देन I फॉर इंडोनेशिया, राइट। इंडिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इटली हम कर चुके हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाएगा, M फॉर मैक्सिको एंड E फॉर यूरोपियन यूनियन। ध्यान देने वाली बात क्या है कि G7 में यूरोपियन यूनियन मेंबर नहीं है, लेकिन आपके G20 में यूरोपियन यूनियन इज अ मेंबर, राइट। ओके जी, प्लीज वेरीफाई करना प्लीज, ओके। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ G20। तो यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, G20 के मेंबर्स पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद बट आ गया है बीच में, नॉट भी आ गया है, मेंबर्स ऑफ दी G7। कौन जो यहाँ पे ये कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो G20 के तो मेंबर हैं लेकिन G7 के मेंबर्स नहीं हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ G7 के भी मेंबर्स याद हैं, जूस विद गर्लफ्रेंड, तो भी आपको पता हो जाएगा कि कौन से आपके G7 के मेंबर्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है, G7 के मेंबर्स नहीं है। बताया क्या गया है कि G20 के तो ये हैं लेकिन G7 के नहीं हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, नहीं है, इंडिया नहीं है, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, ये कोई भी कंट्री G7 का मेंबर नहीं है। तो दैट इज वाई आंसर विल बी 4, 1 2 3 4 5। ना फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना फोर्थ है, ना फिफ्थ है। पूछा क्या गया है, नॉट द मेंबर ऑफ G7। अगर पूछा जाता कि विच इज द मेंबर ऑफ G7, विच आर नॉट द मेंबर ऑफ G7, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाता आंसर। लेकिन पूछा क्या गया है, G7 के मेंबर कौन से नहीं है। और यहाँ पे अगर आपसे ये भी पूछा जाता कि G7 के भी मेंबर कौन से हैं, तो भी आप में से ये हो जाता नन ऑफ देम इज द मेंबर ऑफ G7, राइट। ओके जी, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, यहां से आपसे पूछा गया है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। पता होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस GHG में आता है, ठीक है। रिपोर्ट्स के अनुसार क्या बोला गया है, दैट इंडिया हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट। इसी के रिगार्डिंग रिपोर्ट आई है, डिफरेंट सोर्सेज बताए गए हैं कि आपका एक प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कितना हाई लेवल जा चुका है नाइट्रस ऑक्साइड का, एंड इसी तरीके के आपका डाटा दिया है न्यूज़ में। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है तो प्लीज रेफर टू दी करंट अफेयर एनालिसिस इन दी द्रोणाचार्य न्यूज चैनल, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज इंडिया इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड फॉलोड बाय चाइना। तो बोल क्या रहे हैं कि इंडिया तो पहले नंबर पे है और चाइना दूसरे नंबर पे है, लेकिन न्यूज तो कुछ और कह रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इंडिया इज नॉट द हाईएस्ट, बट इंडिया इज द सेकेंड एंड चाइना इज द फर्स्ट, right? So that is why this statement is wrong. Next statement पे चले, global warming potential of nitrous oxide is 300 टाइम्स ग्रेटर देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक नई टर्म आपको देखने को मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये क्या है, ये किसी भी गैस, किसी भी ग्रीन हाउस गैस की वार्मिंग पोटेंशियल दिखाता है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन इसकी देखना चाहें तो इट इज़ अ मेजर, एक ये मापदंड है कि कोई भी गैस कितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरली इसको 100 साल में मापते हैं कि 100 साल के टाइम में कितनी वो एनर्जी ट्रैप करके रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है
इन कंपैरिजन टू दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नाइट्रस ऑक्साइड का 300 गुना है। क्या क्या इतना ज्यादा है? राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 300 से भी कुछ ना कुछ ज्यादा है पॉइंट्स में, अगर हम देखें 300.1 या 300 कुछ ऐसे ही होगा। राइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज ऑल्सो अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। क्या ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है? देन यस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में जनरली आपके कूलेंट्स आ जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं। राइट, बट नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा भी करेक्ट ही गया है, तो आंसर विल बी 2 ओनली। राइट, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। राइट, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आपको दी गई हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के साथ और उनके लाइफ टाइम के साथ भी। तो दीज आर दी गैसेस एंड दिस इज गिवन दी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 इज हैविंग दी हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 है तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड को आपको 310 देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल of nitrous oxide is 300 times higher, greater than carbon dioxide. Right? Okay जी, next statement is regarding the index of industrial production. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक इंडेक्स है, मापदंड है, ये भी बताता है कि कितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना घटा है। राइट, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ हियर इट इज शोन दैट इट इज फॉलिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली। अब इसको हम टुकड़ों में बांट लेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे डाटा पूछा गया है। कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय NSO, National Statistical Office, and Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of SPI, Ministry of Statistics and Program Implementation। क्या इसमें सारी बातें ठीक हैं? Yes, this is true। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसको हर महीने पब्लिश किया जाता है। कौन पब्लिश करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि ये तो CSO पब्लिश करता था। नहीं, CSO प्लस NSSO को मर्ज कर दिया गया था 2019 में और एक ऑफिस बना दिया गया था NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो दैट इज वाई ये जो इंडेक्स है आपका कौन पब्लिश करता है? NSO। इससे पहले CSO पब्लिश करता था, लेकिन अब हम बोलेंगे दैट NSO पब्लिशेस इट एवरी मंथ। ठीक है जी, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बेस ईयर फॉर। किसी भी इंडेक्स के लिए हम बेस लेके चलते हैं, तो बेस ईयर फॉर IIP इज 2011 से 12। क्या ये बात सही है? यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि जनरली क्या माना जाता है, बेस ईयर को हम 100 पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे इंडेक्स बोला गया है कि 116 है, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि 16% ग्रोथ देखी गई है विद रिस्पेक्ट टू दी बेस ईयर। ये मतलब होता है बेस ईयर का, क्योंकि हम कंपेयर किससे करेंगे, किस लेवल से हम कंपेयर करेंगे? 2011-12 से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। राइट, करेक्ट पूछा है आपसे, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिगार्डिंग एलिफेंट्स। तो न्यूज़ आई है, एक छोटा सा आर्टिकल छपा है कि इसमें बताया गया है कि एलिफेंट्स यूज टू कॉल ईच अदर वाया नेम्स। उनकी एक डिफरेंट कोड ऑफ वॉल्यूम है, उनकी एक ऑडियो है। राइट, दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर बाय टेकिंग नेम्स, कि वो एक अलग तरीके की आवाज़ से एक दूसरे को पहचानते हैं, बुलाते हैं। राइट, दिस इज द न्यूज़। बट येस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑन एलिफेंट्स। यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो ऑल्सो। तो यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके का आपसे एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज एलिफेंट हैज बीन आस्क्ड। एलिफेंट के ऊपर 4-5 स्टेटमेंट्स देके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन एलिफेंट्स। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट यही यूपीएससी ने पूछा था, इसका डिफरेंट फॉर्म पूछा था। दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस आल्सो इन आवर डिस्कशन। तो कर्नाटका हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स फॉलोड बाय असम एंड केरला। क्या ये बात सही है? यस, दिस इज ट्रू। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यूपीएससी ने क्या पूछा था कि केरला के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन है किसकी? हाथी की। राइट, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत थी, ये स्टेटमेंट सही है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? कर्नाटका, देन असम एंड देन केरला। राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज बोट्सवाना हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि बोट्सवाना कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट में फॉल करती है? हियर इट इज बोट्सवाना। बोट्सवाना सही है आपका। बोट्सवाना में माना जाता है कि ऑल्दो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स किसी ने काउंट नहीं किए हैं वर्ल्ड वाइड, बट इट इज सपोज दैट बोट्सवाना एज अ कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। इसके बाद अगर हम देखें एशियन एंड आपके
अफ्रीकन मेल्स के बारे, अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में बात की गई है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एशियन एलिफेंट्स एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स, राइट। तो बोल देंगे कि उनका जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है वो थोड़े से लार्ज होते हैं, ठीक है, एशियन एलिफेंट्स के कंपैरिजन में अफ्रीकन एलिफेंट्स आर लार्जर एंड हैवियर। दूसरी बात क्या है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स का जो सिर होता है वो लगभग राउंड होता है, लेकिन इंडियन एलिफेंट्स का, एशियन एलिफेंट्स का स्क्वायर के फॉर्म में देख सकते हैं, या डबल हेडेड उनको बोल देंगे कि जैसे ये सिर है, इसके बीच में एक गैप आ जाएगा और फिर एक ऐसे सिर हो जाएगा उनका। तो दैट इज वाई जो आपके अफ्रीकन एलिफेंट्स है उनका बिल्कुल गोल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, दैट एशियन मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट्स में मेल और फीमेल दोनों के पास टस्क होता है, हाथी दांत होता है, whereas only African male elephants have tusk। इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जो अफ्रीकन मेल और फीमेल हैं दोनों के पास टस्क होता है, लेकिन जो एशियन मेल हैं सिर्फ एशियन मेल एलिफेंट्स के पास टस्क होता है, एशियन फीमेल एलिफेंट्स के पास टस्क नहीं होता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Moving on to the next question, this is regarding the speaker pro tem। तो अभी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज लोकसभा का सेशन 24 जून से शुरू होने वाला है और उसको प्रिजाइड कौन करता है लोकसभा के सेशन को? स्पीकर, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जैसे ही नई लोकसभा इलेक्ट होती है, इमीडिएटली बिफोर दैट सेशन स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा रिजाइंस, तब रिजाइन करते हैं स्पीकर, ठीक है। तो आपकी ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेकेंट, उसको भरने के लिए क्या होता है? अपॉइंट किया जाता है स्पीकर प्रोटम, ठीक है। अब वो हम देख लेते हैं क्या क्या उस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटम। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं स्पीकर प्रोटम को लोकसभा में? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे आ जाएगा प्रेसिडेंट। ये अपॉइंटमेंट का जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको अपॉइंट करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्पीकर प्रोटम, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है स्पीकर प्रोटम को, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, स्पीकर प्रोटम प्रिजाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। इसीलिए तो स्पीकर प्रोटम को इलेक्ट किया जाता है, इसीलिए तो उनको अपॉइंट किया, इलेक्ट नहीं, इसीलिए तो उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो पहली जो लोकसभा सेशन की सिटिंग है उसको प्रिजाइड कर सके। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रोटम इज टेम्परेरी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि स्पीकर प्रोटम 1 महीने के लिए स्पीकर रहेंगे? नो, दिस इज रॉन्ग। कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं माना गया है, क्योंकि स्पीकर प्रोटम इनेबल करेगा लोकसभा के एमपीज को, लोकसभा के मेंबर्स को, कि वो एक स्पीकर को इलेक्ट करें, राइट। यहाँ पे इनको स्पीकर प्रोटम को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट अब एड्रेस करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को। फिर यहाँ पे स्पीकर प्रोटम अपॉइंट हो गए हैं, अब वो इनेबल करेंगे कि जो भी डिफरेंट एमपीज यहाँ पे बने हैं वो एक स्पीकर का इलेक्ट करें, राइट। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रोटम इज टेम्परेरी। टेम्परेरी वाली बात सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। जब तक नया स्पीकर नहीं चुना जाता तब तक यही प्रिजाइड करेंगे। अगर अगले ही दिन आपने स्पीकर चूज कर लिया है, इलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये रहेंगे ये स्पीकर की सारी पावर्स इनको दी जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।